Hi everyone, once again hi, this is Devjit sir. Previous day we was discussing about the structure of anther and the process microsporogenesis. Today I will discuss about the structure of pollen grain. Then after pollen grain we have the structure of female part of the flower also. So let's stay tuned with the video. Thank you very much. Let's go. आज की जो हमारे टॉपिक है उसका नाम है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. पोलन ग्रेन पिछले वाली वीडियो में मैंने कराया था पोलन ग्रेन क्या होता है. एक देख लीजिए आप. पोलन ग्रेन एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर एक लार्ज सेल होता है. इस तरह से एक लार्ज सेल होता है. लार्ज सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. एंड उसके अंदर एक स्मॉल साइज का भी सेल होता है. इस तरह से स्मॉल साइज का भी सेल होता है. उसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल. ये जो सेल मेम्ब्रेन हुआ ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन ये है वेजिटेटिव सेल का. वेजिटेटिव सेल का सेल मेम्ब्रेन. वेजिटेटिव सेल सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल. मान लीजिए आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक पूरा हुआ लेयर होता है. एक पूरा लेयर इस तरह से एक पूरा लेयर होता है. इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से एक पूरा लेयर होता है. उसको हम बोलते हैं इंटाइन. उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटाइन. इंटाइन उसको हम बोलते हैं इंटाइन. इंटाइन किसका लेयर है? इंटाइन इट इज द लेयर ऑफ लेयर ऑफ वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल डन. ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल. और ये है न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिव सेल. जेनेटिव सेल जो बाद में डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है. आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर सम टाइम it gets divide and form two male gamete. दो मेल गेमेट वो फॉर्म करता है. and form two male gamete. देख लीजिए सर, एक पूरा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. इसका ये जो ब्लू वाला सेल है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. और ये जो ब्लैक वाला सेल है उसको हम बोलते हैं जेनेटिव सेल. ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस. ये वाला है जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस. वेजिटेटिव सेल के बाहर एक पूरा हुआ कवर अप होता है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन. इंटाइन अगर आपको क्वेश्चन मिला इंटाइन किससे तैयार होता है तो आप बोलेंगे वेजिटेटिव सेल से तैयार होता है. अगर देख लीजिए आप, ये जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है. वो फर्दर डिवाइड करके मेल गेमेट, दो मेल गेमेट बनाता है. कुछ ही पोलन पर मैं बताऊंगा आखिरी के क्लास में. चलो अच्छा देख लिया सबको. अच्छा अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेजिटेटिव सेल, अबाउट पोलन ग्रेन. चलो टॉपिक ले लो आपका. some important points about pollen grain. ले लो pollen grain. डन. अच्छा एक नंबर ले लो. pollen grain contain two cell. One is vegetative cell. Other is generative cell. Generative cell ले लो आप. Vegetative cell gametophytic in nature. क्यों गैमेटोफाइटिक? बिकॉज म्यूसिस का रिजल्ट है. आपने देखा है जब एक पोलन मदर सेल से म्यूसिस हुआ था तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने थे, उससे पोलन ग्रेन बना था. अगर म्यूसिस हो गए तो वो हैप्लॉइड हो गए ना. हैप्लॉइड होने के बाद वो सभी किसका पार्ट होगा? गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पार्ट होगा. गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड जेनेटिव सेल भी क्या होगा? गैमेटोफाइटिक जनरेशन. ये भी गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पार्ट होता है. अब देख लीजिए आप, वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड इन नेचर. ये भी हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड इन नेचर. ये भी हैप्लॉइड इन नेचर. आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला आपको वेजिटेटिव सेल है. ये उसका न्यूक्लियस है. एंड उसके अंदर ये जो छोटा सा जो सेल है उसको हम बोलते हैं जेनेटिव सेल. तो वेजिटेटिव सेल कैसा हुआ? वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज. जेनेटिव सेल स्पिंडल शेप. स्पिंडल इन नेचर देख सकते हो आप. स्पिंडल इन नेचर. न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो शेप में इरेगुलर होता है. इरेगुलर न्यूक्लियस.
ले लो आप। और उसका जेनेटिव सेल का एकदम प्रॉपर राउंड न्यूक्लियस, प्रॉपर राउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस राउंड न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल की बाहर ये जो लेयर होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। एक बार फिर से देख लो, इंटाइन, इंटाइन किसको हम इंटाइन बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं इंटाइन। तो एक पॉइंट ले लो, इंटाइन, इंटाइन प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अगर वेजिटेटिव सेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन का हुआ, अगर उसका भी प्लोइडी एन निकला तो इंटाइन का प्लोइडी भी एन होगा, क्योंकि इंटाइन वेजिटेटिव सेल से डेवलप करता है ना। तो इंटाइन प्लोइडी, इंटाइन प्लोइडी, प्लोइडी वो भी एन होगा, एंड उसका भी क्या, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक इन जनरेशन। ले लो, जनरेशन डन। अच्छा, एक और पॉइंट होता है, अब इंटाइन के बाहर एक कुछ ऐसा कुछ क्राउन सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ क्राउन सा स्ट्रक्चर होता है। अब देख सकते हो क्राउन सा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, जिसके अंदर, जिसके बीच में एक गैप होता है, देख रहे हैं आप गैप, ये जो गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज जार्म पोर, इसको हम बोलते हैं जार्म पोर। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। अभी हम देखेंगे एक्साइन, अभी हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटाइन, एक ग्रीन वाला, हरे वाला को हम बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन। ब्लैक वाला को हम बोलेंगे एक्साइन, और उसके जो गैप है ना, उसको गैप के हम बोलेंगे जार्म पोर। चलो ले लो आप, चलो नेक्स्ट पेपर चलते हैं हम। चलो हो गया, चलो चलो अच्छा देखते हैं। अच्छा, एक्साइन, एक्साइन एंड इंटाइन, इंटाइन। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात लिखना चाहता हूं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कंटेन, पोलन ग्रेन कंटेन टू कवर अप, टू कवर अप एक्साइन, आउटर मोस्ट कवर अप, आउटर मोस्ट कवर अप, इंटाइन इनर मोस्ट कवर अप, इनर मोस्ट कवर अप। एक्साइन को किसने बनाया था, याद है आपको, टेपेटम ने बनाया था। टेपेटम प्रिपेयर, टेपेटम प्रिपेयर दिस। अगर टेपेटम ने बनाया था तो उसका टेपेटम का प्लोइडी 2n होगा, तो एक्साइन का प्लोइडी क्या होगा, उसके भी प्लोइडी 2n होगा। सो एक्साइन डिप्लॉइड इन नेचर, 2n इन नेचर, एंड उसका जनरेशन होगा स्पोरोफाइटिक जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, देख लीजिए आप क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटाइन को बनाया था वेजिटेटिव सेल ने, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल प्रिपेयर दिस, प्रिपेयर दिस। अगर वेजिटेटिव सेल ने बनाया था, वेजिटेटिव सेल का तो म्यूसिस का रिजल्ट है ना, तो उसका क्या होगा, उसका प्लोइडी होगा एंड जनरेशन होगा कौन सा, गैमेटोफाइटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। समझ आ गया आपको, गैमेटोफाइटिक जनरेशन ले लीजिए आप। और एक्साइन का जो केमिकल होता है, उसमें एक केमिकल होता है, बहुत ही शानदार केमिकल, माने बहुत ही एक उम्दा क्वेश्चन है। उसका जो केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन बना है। अच्छा रुको अच्छा एक बात सुनो, अगर टेपेटम ने एक्साइन को बनाया तो वो डिप्लॉइड निकला। अगर एक्साइन को केमिकली स्पोरोपोलेनिन बनाता है तो टेपेटम ही स्पोरोपोलेनिन को निकालता है। एक बात अच्छे समझ लो, एक्साइन ने, टेपेटम ने पहले स्पोरोपोलेनिन बनाया था, जिसके वजह से क्या हुआ, पूरा सा एक्साइन चला आया, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन का जो केमिकल होता है, केमिकल उसको हम बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज इन नेचर, पेक्टोसेलुलोज इन नेचर। आपको शायद पता चल गया, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में सेलुलोज हुआ तो वो लिविंग होगा। तो इंटाइन एक्साइन में से कौन सा लिविंग है, तो इंटाइन एक्साइन में से आपको लिविंग मिलेगा, ए वाला इंटाइन लिविंग मिलेगा, इंटाइन लिविंग इन नेचर, लिविंग इन नेचर। लिविंग आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन से स्ट्रक्चर लिविंग है, लिविंग जो है वो फूल सकता है, वो ग्रो कर सकते हैं। और इंटाइन से क्या होगा, इंटाइन से पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब कैन ग्रो, कैन ग्रो, पोलन ट्यूब कैन ग्रो। अगर ये सभी पॉइंट कर लिया तो मुझे लगता है
आपको नीट में 95% आ जाएगा, 100% का पता नहीं मुझे, 95% आ जाएगा अगर एग्जैक्ट। अच्छा, स्पोरोपोलेनिन के बारे में चलाओ। स्पोरोपोलेनिन के बारे में कुछ फैक्ट है। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, रेजिस्टेंट, कोई उसको नहीं तोड़ सकता। रेजिस्टेंट मटेरियल किससे किससे रेजिस्ट है? वो रेजिस्ट होगा, स्पोरोपोलेनिन रेजिस्ट होगा, किससे रेजिस्ट है? एंजाइम रेजिस्टेंट। कोई भी एंजाइम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन मिला एंजाइम कैन बी ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, वो क्वेश्चन हमेशा ही फॉल्स आएगा। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है नेचर में जो एंजाइम को तोड़ सकता है। फिर आप कहोगे सर एंजाइम को अगर कोई नहीं तोड़ सकता तो पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगा? पोलन ट्यूब ये जो जार्मपोल है ना उसमें से निकल के आएगा, हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। एंजाइम रेजिस्टेंट होता है, एल्कली रेजिस्टेंट माने बेस उसे तोड़ नहीं सकता, एसिड रेजिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। देख लीजिए आप कौन सा रेजिस्टेंट, एंजाइम रेजिस्टेंट, एल्कली रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट। और भी कुछ शानदार पॉइंट है एग्जाम के स्पोरोपोलेनिन के लिए। ये सारी पॉइंट जो मैं लिख रहा हुआ वो सब स्पोरोपोलेनिन के लिए है। अच्छा, स्पोरोपोलेनिन एक्ट एज ए लिविंग फॉसिल। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, लिविंग फॉसिल क्वेश्चन आएगा आपको। एक पोलन ग्रेन में से कौन सी पार्ट लिविंग फॉसिल का काम करते हैं? स्पोरोपोलेनिन। एक्ट एज अ लिविंग फॉसिल। इट इज नॉन लिविंग इन नेचर। वो स्पोरोपोलेनिन नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है। इट इज नॉन लिविंग इन नेचर। उसका फंक्शन होता है एक फंक्शन, अगर कोई भी चीज नॉन लिविंग हुआ तो उसका फंक्शन एक ही होगा, वो प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन टू वेजिटेटिव सेल एंड जेनेरेटिव सेल। अच्छे से लिख लियो, जेनेरेटिव सेल ले लो भाई। और एक और बात है, अगर आप एग्जाम को दिखेंगे तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेंगे। पैटर्न आप देख सकते हो, पैटर्न दिखेंगे। उस पैटर्न के वजह से हम उसको टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, माने स्कल्पचर। अच्छा, 4 नंबर लिख लीजिए आप। हेल्प्स इन द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ऑफ प्लांट, क्लासिफाई भी कर सकते हैं हम उसको। चलो, एग्जाम हो गया। स्पोरोपोलेनिन भी हम लिख लिए कुछ जो चीजें थी। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में कुछ बात उन्होंने बोला है, एनसीईआरटी बुक में कुछ बात उन्होंने बोला है। एनसीईआरटी में बोला है मैक्सिमम पोलन release at 2 cell stage. How many percentage sir? 60% पोलन 2 सेल की स्टेज में रिलीज होगा। 40% पोलन 3 सेल स्टेज में रिलीज होगा। 3 सेल स्टेज रिलीज। सर उसका क्या मतलब है? अगर आपको 2 सेल स्टेज मिला, एक तो है वेजिटेटिव सेल, एक सेल हो गया, और दूसरा हो गया क्या? जेनेरेटिव सेल। यही है 2 सेल स्टेज पोलन। उसको क्या परसेंटेज है? 60%। 60% की पोलन इसी 2 सेल में निकलेगा, एक में वेजिटेटिव सेल, एक में जेनेरेटिव सेल। अगर 40% में आप चले आए तो उसमें वेजिटेटिव सेल तो मिलेगा, लेकिन जेनेरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट प्रिपेयर कर लेगा। 2 मेल गैमेट। आप देख लीजिए 1 2 3 1 और 3 सेल स्टेज। क्वेश्चन आपको ऐसा ना चाहिए। अगर पोलन 2 सेल स्टेज में निकला तो उसमें एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होगा जेनेरेटिव सेल। अगर पोलन 3 सेल स्टेज में निकलता है उसमें एक होगा वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल का डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना देगा। चलो हो गया। उसके बाद हम करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम फैक्ट अबाउट पोलन ग्रेन। नेक्स्ट टॉपिक, सम फैक्ट अबाउट पोलन ग्रेन। आपने देखा होगा, अगर आप किसी फ्लावर की फ्रेग्रेंस को आपकी नाक से अंदर लेते हैं तो आपको छींक वगैरह चला आता है, तो उससे हम बोलते हैं पोलन एलर्जी। सो 1 नंबर पॉइंट होगा उसमें पोलन एलर्जी।
when pollen pollinated by air, अगर आप जब वो एयर में से फ्लो करेगा तभी तो आप स्मेल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं आपकी नाक को आप पानी के अंदर में लेके स्मेल करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप जब नॉर्मली स्मेल करते हो, अगर सपोज ये फ्लावर हो तो आप तो ऐसे स्मेल करते हो ना, ऐसे तो स्मेल करते हो। pollinated by air, then pollen grain enter into the lung, and create some problem। वो प्रॉब्लम क्या होता है? वो प्रॉब्लम होता है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। देख लीजिए आप, ये दो प्रॉब्लम पोलन करता है, एस्थमा ब्रोंकाइटिस। सर कौन से फ्लावर से करता है? हर कोई फ्लावर करता है क्या? नहीं सर, तुम्हारे सिलेबस में एक एग्जांपल दे है पार्थेनियम और कैरोट ग्रास। ये जो इसका जो पोलन है ना, वो पोलन एलर्जी कर सकता है। वो इंडिया का नहीं है, यूएसए से इंपोर्टेड होता है। यूएसए से इंपोर्टेड हुआ था टू along with wheat। जब इंडिया में व्हीट यूएसए से लाया गया था तो पार्थेनियम वहाँ का एक व्हीट होता है, उसके साथ पार्थेनियम भी चलाया एंड अभी इंडिया में पूरी फैल गया है। इसलिए पार्थेनियम को हम क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस। क्या बोलते हैं उसको हम? यूबिक्विटस बोल सकते हैं हम उसको। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, नंबर 2 पॉइंट, पोलन एज ए फूड। किसी वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन को हम फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज फूड, माने किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हम पोलन को फूड की तरह से यूज करते हैं। अवेलेबल फॉर्म, उसका फॉर्म देखते हैं। टैबलेट में मिलेगा आपको, सिरप में मिलेगा आपको, शेक में मिल सकता है आपको, और क्रीम से मिल सकता है आपको। क्रीम अगर आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से, उसको अपने शेक का कोई वर्ड नहीं मिला, लेकिन एनसीईआरटी पेज नंबर शायद पता नहीं 28 और समथिंग होगा, उसके एक बाजू में एक पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है पोलन शेक की एक छोटा सा कंटेनर दिया हुआ है, उसमें से लिया हुआ है शेक। बेनिफिट फॉर, किसके लिए वो बेनिफिशियल है? बेनिफिट है ओल्ड पीपल जो है, जो कुछ खाने को नहीं मिलता और कुछ खा नहीं सकते, उसको भी बेनिफिट होगा। और एथलीट्स को मिलेगा, डोपिंग जो जिसको हम बोलते हैं, और रेसिंग हॉर्सेस, इन तीनों में बेनिफिट होगा। बेनिफिट किसमें होगा? ओल्ड पीपल, एथलीट्स और रेसिंग हॉर्सेस। चलो ये भी हो गया। 3 नंबर पे चले आते हैं हम। तीन नंबर पॉइंट, वियाबिलिटी ऑफ पोलन। अच्छा रुको, अच्छा सर व्हाट इज वियाबिलिटी? वियाबिलिटी मीन्स होगा, अगर आपने समझा, एक पोलन ग्रेन होता है और एक स्टिग्मा होता है। यहाँ पर से पोलन उड़ता हुआ यहाँ पर चलाएगा, कितना समय तक वो हवा में रह सकता है और कितना समय तक वो जर्मिनेट कर सकता है, इसका हम बोलते हैं वियाबिलिटी ऑफ पोलन। एक बार फिर से सुन लीजिए, वियाबिलिटी मीन्स द कैपेबिलिटी फॉर जर्मिनेशन बिफोर रीचिंग द स्टिग्मा, माने कब तक, कितने समय तक वो अपने आप को एक्टिव रख सकता है, उसको हम बोलते हैं वियाबिलिटी। वियाबिलिटी मीन्स जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ पोलन। सर वियाबिलिटी क्या सभी में सेम होगा? नहीं, सभी में समानता नहीं होगा। सम फ्लावर viable for some minutes and some are up to month। देख लीजिए आप, किसी का वियाबिलिटी 1 मिनट तक होगा और 30 मिनट तक होगा, और किसी का वियाबिलिटी मंथ तक चला जाएगा। अगर आप पैडी और व्हीट के बारे में बोलेंगे तो उसका वियाबिलिटी
30 मिनट मिलेगा आपको, 30 मिनट तक उसका विएबिलिटी है। अगर आप कुछ फैमिली का जैसे रोजेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली एंड लिगुमिनेसी फैमिली के बारे में बोलेंगे, उसका विएबिलिटी 1 मंथ तक चला जाता है, 1 मंथ तक। तीन फैमिली देख लीजिए, रोजेसी, सोलानेसी एंड लिगुमिनेसी, उसका विएबिलिटी 1 मंथ तक होता है। विएबिलिटी किस पर डिपेंड करता है सर? अच्छा, सपोज आप सोच लिए आप दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक जाएंगे, पैदल जाएंगे, आपको कुछ डेयर मिला, पैदल जाएंगे। सो आपकी पैदल जाने की जो क्षमता है वो डिपेंड करेगा धूप कितना है, बारिश है कि नहीं, रास्ते में जैम है कि नहीं। इस तरह से विएबिलिटी भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पर। तो डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंट स्पीसीज। बस ले लीजिए, डिपेंड करते हैं। लास्ट वाला जो आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है वो है पोलन बैंक, जिसमें हम पोलन को स्टोर कर सकते हैं। पोलन बैंक में हम क्या करते हैं? पैसे को सेव करते हैं। तो इसमें पोलन बैंक में हम क्या करेंगे? पोलन को सेव करेंगे। पोलन कैन बी प्रिजर्व, कैन बी स्टोर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। किसमें करा जाता है सर? लिक्विड नाइट्रोजन पर किया जाता है, जिसका टेम्परेचर होगा लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें किया जाता है। सर बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है हम पोलन की कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर और जीनोम कैन बी स्टोर, देख सकते हो आप। नंबर दो हम उसको मनचाहा ब्रीडिंग कर सकते हैं, माने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलो, ये हो गए आपकी एंथर के इस। अब तक हमने कर चुका है एंथर का स्ट्रक्चर, फिलामेंट का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट्स एवरी सिंगल पोर्शंस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे स्टिग्मा के स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद स्ट्रक्चर।